अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एंडो के अंदर आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसमें हम एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो आपको पता है कहाँ होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं, इनका क्या रोल है, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। बहुत सारी फिजियोलॉजी वाली चीज़ें इसमें रिवाइज होंगी, सो मैं वो वीडियोज़ दे दूँगी, कोशिश करें कि उनको सुन लें क्योंकि उनसे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। सो बात करते हैं। सबसे पहले वही बात है सारी की सारी कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में से क्या रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है। ठीक है। सो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल टोटल सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करके आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं, उन कॉर्टिकोट्रॉप्स को वो स्टिमुलेट करता है और ये कॉर्टिकोट्रॉप आगे से क्या बनाते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन बनाते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाता है। ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये किडनी के ऊपर होते हैं एड्रीनल मेड्यूलास। ठीक है। उन एड्रीनल मेड्यूला पे एक्ट करते हैं और वो जो एड्रीनल मेड्यूला है उसकी 3 लेयर्स होती हैं और उन 3 लेयर्स में से हमारे पास 3 हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वहां से हमारे पास रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। क्या रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर हमारे पास वहां पे रिलीज होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और थर्ड हमारे पास रिलीज होते हैं एंड्रोजन जो कि सेक्सुअल फंक्शन रखते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हुआ कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया हाइपोथैलेमस से, उसने एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कराया एंटीरियर पिट्यूटरी से जो कि एड्रीनल मेड्यूला पे एक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कंडीशन। एड्रीनल मेड्यूला से आगे क्या बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस बनता है। ठीक है। अब बारी बारी हम लोगों ने इन हार्मोन्स को भी डिस्कस करना है और ये भी डिस्कस करना है, स्पेशली इन दोनों को फोकस किया हुआ है बुक के अंदर कि ये दोनों जो हैं इनके एगनिस्ट और एंटागनिस्ट कौन है और वो किन सिचुएशंस में यूज होते हैं। ठीक है जी। सो जो कैडजन के अंदर उन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है वो क्लासिफिकेशन उन्होंने ऐसे ही की हुई है कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। सो हमने क्या करने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एगनिस्ट भी पढ़ने हैं और एंटागनिस्ट भी पढ़ने हैं। ठीक है। एगनिस्ट भी पढ़ने हैं और एंटागनिस्ट भी पढ़ने हैं। इसी तरह जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है हमने उसका एगनिस्ट भी डिस्कस करना है और एंटागनिस्ट भी डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें दोनों के एगनिस्ट और दोनों के एंटागनिस्ट भी देखने हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल क्लास के बारे में और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में कि कैसे काम करते हैं और अगर ये कम और ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या मसले हैं और फिर उनको ट्रीट करने के लिए हम किस तरह एगनिस्ट और एंटागनिस्ट देंगे और उनसे हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, नाम से जैसे जाहिर हो रहा है, ये हमारे पास तब रिलीज होते हैं जब ग्लूकोज के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। सो कम ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में इन्होंने रिलीज होना है और इन्होंने किसी तरह से भी ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश करनी है। ठीक है। क्या करना है, ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब होता ये है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कॉर्टिसोल है। ठीक है। कॉर्टिसोल है, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन भी हम इसे कहते हैं। ये जो कॉर्टिसोल है ये किस तरह से काम करता है, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें जिस तरह उन्होंने कैडजन के अंदर की हुई है, तो कहता है ये जो कॉर्टिसोल है इसके रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रासेलुलरली, ये इंट्रासेलुलरली चला जाता है, अपने रिसेप्टर्स पे लगता है रिस्पॉन्स एलिमेंट में और फिर उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जब ये जाता है तो ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को ऑल्टर करता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनवाएगा और ये जो प्रोटीन्स हैं ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब ये मल्टीपल क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। सो ये क्या करता है, जीन्स को ऑल्टर करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को ऑल्टर करके प्रोटीन्स बनवाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसके जो ऑर्गन लेवल्स के ऊपर इफेक्ट्स आएंगे वो क्या इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए स्टिमुलस क्या था, ग्लूकोज जब कम होता है ना तो तब ये रिलीज होता है। तो इसका जो सबसे मेन इफेक्ट होता है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। ये ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। ग्लूकोज के लेवल्स को किस तरह से बढ़ाता है, आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी से पिछले साल से याद होगा, मैं वीडियो भी टैग कर देती हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह रिवाइज कर सके। ये क्या करता है, एक तो ये लिवर से ग्लूकोज की रिलीज को बढ़ा देता है, यानी लिवर से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है लिवर में उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बने। ठीक है। अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज़ करके नया ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इन्हेंस कर देता है। साथ ही साथ ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी स्टार्ट करा देता है ताकि ग्लाइकोजन भी टूटे और क्या रिलीज हो, ग्लूकोज रिलीज हो। और उसके अलावा जो ग्लूकोज अपटेक कर रहे होते हैं ना सेल्स ने, जो GLUT4 की मदद से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है तो ये उस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को भी इनहिबिट कर देता है। किस तरह से, GLUT4 और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को इनहिबिट कर देता है ताकि सेल जो है वो ग्लूकोज को यूज ना करे और ओवरऑल जो इफेक्ट हो वो हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इनहेंस हो। तो ग्लूकोज के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। सो ये ग्लूकोज की बात हो गई। दूसरी बात आती है इसकी प्रोटीन्स के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो फिजियो में हमने पढ़ा था
यहाँ कैटजन के अंदर इन्होंने इतनी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन पहले हमने पढ़ा हुआ कि प्रोटीन्स के ऊपर ना इसके एक एक्स्ट्रा हिपैटिक इफेक्ट भी होते हैं और हिपैटिक इफेक्ट भी होते हैं। अगर एक्स्ट्रा हिपैटिक की बात करेंगे तो कैटजन के अंदर लिखी भी है कि बॉडी में हर जगह पे, ठीक है, टिश्यूज वगैरह में ये जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है, ये प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो प्रोटीन से रिलीज होते हैं अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड लिवर में जाएंगे और लिवर में उन्हीं अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन जब लिवर में बहुत सारे अमाइनो एसिड ग्लूकोज बनते हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं उनसे प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो प्रोटीन्स रिलीज हो जाते हैं कहाँ पे, ब्लड में। सो हिपैटिक लिवर के अंदर ये क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन, हाई ब्रेकडाउन में प्रोटीन की सिंथेसिस भी करेगा और वो प्रोटीन प्लाज्मा में रिलीज कर दिए जाएंगे। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो बाकी तमाम टिश्यूज में ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है जी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। उसके बाद अगर हम लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड का भी ये ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि लिपिड टूटेगा तो क्या रिलीज होंगे, फैटी एसिड रिलीज होंगे। फैटी एसिड से आगे हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा और एसिटिक एसिड से आगे किस में एंटर करेगा, टीसीए में, और टीसीए से हम क्या हासिल करेंगे, एनर्जी हासिल करेंगे, क्योंकि एनर्जी, ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे यूज नहीं किया जा रहा, सो ये फैट का ब्रेकडाउन करेगा। फैट को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है और ग्लूकोज को बनाता है। कुछ ज़्यादा अमाउंट में ये लिपिड की सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। सो लिपिड का ब्रेकडाउन भी करता है, लेकिन सम हाउ वो कहता है कि लिपिड की सिंथेसिस को भी इन्हांस करता है और जब लिपिड की सिंथेसिस इन्हांस होती है तो फैट डिपोजिशन ब्रेन बॉडी की स्पेसिफिक एरियाज में होती है, शोल्डर्स के ऊपर नहीं, कुछ लोगों के यहाँ पे इस तरह हम कहते हैं कंधों के ऊपर घड़े से बने हुए, शोल्डर्स में फैट डिपॉजिट होता है, चेहरे पे होता है, मून फेस टाइप होता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक इफेक्ट है। अब जो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसके हैं जो आपने याद भी रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका ये है, एक तो ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। अब ये इम्यूनो सप्रेसेंट किस तरह से है, जो आपकी टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये उस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ब्लॉक कर देता है। क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ये ब्लॉक कर देता है। सो दैट्स वाई इसको हम हिमेटोलॉजिकल कैंसर्स जो होते हैं, लिम्फोटॉक्सिस जिनमें लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, ल्यूकॉइड ट्यूमर्स वगैरह आप लोग पढ़ेंगे पैथो के अंदर, तो ये फिर लिम्फोटॉक्सिस में अच्छी चीज़ है ना, हम लिम्फोटॉक्सिस में ये देंगे और ये लिम्फोटॉक्सिस या लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, उसको ब्लॉक करता है, सप्रेस करता है। दैट्स वाई इसको हम लिम्फॉइड ट्यूमर्स में, और तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हम इसे ऐसे हिमेटोलॉजिकल ट्यूमर जिनमें लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये उनको सप्रेस करता है। और दूसरा, जब हम किसी को भी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसप्लांट में हम क्या करेंगे, हम इसी के एगनिस्ट देंगे ताकि ट्रांसप्लांट पेशेंट में कॉर्टिसोल जो है वो ज़्यादा हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा हो और उसकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा ना हो, इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ना हो, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो। तो ये हमने इसका एक फार्माकोलॉजिकल यूज़ यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। आपको पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने में किस तरह से हेल्प करते हैं, कैटजन में तो इतनी डिटेल इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन हमें फिजियोलॉजी से पता है कि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो किस तरह से होती है, परमिएबिलिटी इनहैंस होती है, फ्लो इंक्रीज होता है, यहाँ से लिम्फोसाइट रिलीज होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रोफिल जब रिलीज होते हैं तो कीमोटैक्सिस होती है और वो फैगोसाइटोसिस जाके फैगोसाइटोसिस करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं या फिर नॉर्मली कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो इसकी परमिएबिलिटी को इनहैंस भी नहीं होने देते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से ना बहुत सारे मीडिएटर रिलीज होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉन जो हैं, कॉर्टिसोल है, ये इन इम्यून मीडिएटर के रिलीज को ब्लॉक कर देता है। ये मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। सो परमिएबिलिटी को भी ब्लॉक करता है, WBCs की मूवमेंट को भी ब्लॉक करता है ताकि वो ट्रांसमाइग्रेट होके आए ही ना, और मीडिएटर के रिलीज को भी ब्लॉक करके इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। तो ये दूसरा इसका फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि इसको हम इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए भी देते हैं, ठीक है, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, इसकी नॉर्मल फंक्शंस की बात होगी, जिसको आपने अगर तेजी से याद रखना है तो ये कि ग्लूकोज को ज़्यादा करता है, प्रोटीन्स को ये कम करता है और लिपिड्स को ये कम भी करता है और ज़्यादा भी करता है, तोड़ता भी और बनाता भी है। उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव रोल है इसका और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। उसके अलावा वो कहता है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी इन्हांस करता है और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये आपको अल्सर्स वगैरह करा सकता है। और फीटल की लंग डेवलपमेंट के लिए भी आपने पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर से पहले जब फीटस की जो है वो लंग्स फुली नॉर्मल हो चुकी होती हैं और उसने अपनी अब रेस्पिरेशन वगैरह स्टार्ट करनी होती है तो उस टाइम भी कॉर्टिसोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो फीटल लंग डेवलपमेंट में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर की, फिर फार्माकोलॉजी इसमें हम देखेंगे। इसमें वो कहता है कॉर्टिसोन है और इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम इसको हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन भी कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी या हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन के बाद वो क्या कहता है कि इसका जो रिलीज होता है, जैसे आपको पता है कि रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहाँ से क्या रिलीज होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और क्या रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसको कंट्रोल कर रहा होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि रिलीज हुआ इंटीरियर पिट्यूटरी से, और उसको कंट्रोल करता है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। दूसरी बात यह फार्माकोकिनेटिकली कि ओरली वेल एब्जॉर्ब है और 95% ये प्लाज्मा ग्लोबुलिन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। जीआईटी से ये ओरली वेल एब्सॉर्ब होता है, लिवर के थ्रू ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। फिर वो कहता है जो अगर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो मेम्ब्रेन्स को इतना इजीली क्रॉस नहीं करता जो नेचुरल वाला कॉर्टिसोन है, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन जो है वो अगर क्या हुई होंगी, इन्फ्लेम हुई होंगी, कोई इन्फेक्शन होगा तो फिर ये इजीली उनको क्रॉस कर लेता है। उसके बाद वो कहता है इसका कुछ स्मॉल सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट भी होता है। और वो लोग जिन्हें कोई ट्यूमर है, ठीक है, जैसे कि उन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रीनल ट्यूमर है, यानी उनके एड्रीनल ग्लैंड में ऐसा ट्यूमर है जिसके रिस्पॉन्स में जो लेयर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाने वाली बहुत ज़्यादा कॉर्टिकॉल बनाती है, तो कॉर्टिसोन बनाती है, तो उन लोगों में सॉल्ट रिटेंशन शुरू हो जाती है। जब सॉल्ट रिटेंशन होती है थोड़ी थोड़ी होते ज़्यादा हो जाती है तो उनमें क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकली बात करेंगे तो फार्माकोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि हम इसके क्या पढ़ेंगे, एगनिस्ट भी पढ़ेंगे और एंटागनिस्ट भी पढ़ेंगे। एंटागनिस्ट एज सच नहीं है, एगनिस्ट जो है उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसके जो एगनिस्ट हैं उनके अंदर हमारे पास आ जाता है प्रेडनिसोन, ठीक है, प्रेडनिसोनोलॉन है और प्रेडनिसोनोलॉन है, ठीक है। उसके अलावा डेक्सामेथासोन है और ट्राइएमकिनोलॉन है, ठीक है, डेक्सामेथासोन और क्या है हमारे पास, ट्राइएमसिनोलॉन, ठीक है, एमकिनोलॉन या एमसिनोलॉन। अब वो कहता है कि ये जो फार्माकोलॉजिकली हमने एगनिस्ट बनाए हैं ना, इनका ये फ़ायदा है कि जो नेचुरल वाला कॉर्टिकोस्टेरॉन है हमारी बॉडी के अंदर वो बड़ा शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। और दूसरी बात है उसकी पेनिट्रेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, और मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता जब तक कि मेम्ब्रेन इन्फ्लेम ना हुई भी हो, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका शॉर्ट है। तो ये जो हमने सिंथेटिक बनाई हैं इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, इनकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है और इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी भी बड़ी अच्छी है। स्पेशली उसने बात की हुई है हमारे पास बेक्लोमेथासोन की और ब्यूडिसमाइड वगैरह की, कहता है इनको मॉडिफाई किया गया और अस्थमा में हम इनको यूज़ करते हैं, नेजल पाथवे के थ्रू हमें देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो हम अस्थमा में यूज़ करते हैं ये शॉर्ट लिव है, ठीक है, बेक्लोमेथासोन जैसे हो गया तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट लिव है। जब हम इन्हें क्या देते हैं, इनहेलेशनल पाथवे के थ्रू देते हैं, ये इनहोल के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर जाके ये एक्ट करती हैं, तो इतनी देर में कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनका जो हाफ लाइफ है वो कम है, इनकी ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये बात उसने की हुई है। उसके बाद अगर हम इन एगनिस्ट के बारे में यूजेस की बात करें, जो हमने कौन से एगनिस्ट पढ़ लिए, प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोनोलॉन है या डेक्सामेथासोन है। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो इनके यूजेस को ना उसने डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में। एक उसने कहा एक तो इसके एड्रीनल यूजेस हैं, यानी एड्रीनल ग्लैंड रिलेटेड मसलों में हम इसको यूज़ करते हैं, और दूसरे इसके क्या है, नॉन एड्रीनल यूजेस हैं, ठीक है, दूसरे क्या है, नॉन एड्रीनल यूजेस हैं। ये जो एड्रीनल यूजेस हैं ये एगनिस्ट हम कब देंगे, जब एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, एड्रीनल काम नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी है तो भी हम देते हैं। दूसरी बात है अगर हमारे पास क्रॉनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी है तो भी देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म चली आ रही है। एक्यूट वाली किसी भी शॉक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या ट्रोमा से होती है, शॉक से, इन्फेक्शन से, ट्रोमा से जो एकदम से हो गई, सो एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी, जब एड्रीनल ग्लैंड ठीक नहीं है और वो प्रॉपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बना रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा, आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया और डेथ हो सकती है। दैट्स वाई जो है हमें इसको देना पड़ता है एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी में भी और क्रॉनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी में भी, यानी एक मसला क्रॉनिकली चला आ रहा है। जैसे एक डिजीज़ होता है जिसे हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज़ कहते हैं। इस एडिसन डिजीज़ में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। या फिर हमारे पास कोई कंजेनिटल माल फॉर्मेशन है, कंजेनिटली ही क्या हुआ है, कंजेनिटली नॉर्मली जो है वो आपके पास नहीं बना, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। इस हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, एबनॉर्मल सिंथेसिस हो रही होती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, और हेंस ये एबनॉर्मली आकर एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहाँ से भी एबनॉर्मल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाते हैं। सो हम सिंथेटिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाहर से देना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके एड्रीनल यूजेस हैं, यानी एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी, क्रॉनिक एड्रीनल
एड्रीनल इनसफिशिएंसी और कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में हम एड्रीनल एगनिस्ट देते हैं। कौन से एड्रीनल एगनिस्ट देते हैं? प्रेडनिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया या ट्राइएमिसिनोलोन हो गया, ठीक है। उसके अलावा बेक्लोमेथासोन जो है और बीडीसनाइड जो है इनको हम अस्थमा में यूज़ करते हैं और आप ये एस्थमेटिक रेस्पिरेटरी फार्मा में भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद वो कहता है नॉन एड्रीनल यूजेस इसके क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी में ऑटो इम्यूनिटी हो या इम्यून सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या हमने उसमें ट्रांसप्लांट किया हुआ हो तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी में कोई इन्फ्लेमेशन है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या एक्यूट है, ये सारा रेट ज़्यादा है, तो हम उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए भी कॉर्टिसोन दे सकते हैं, क्योंकि क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है, मीडिएटर की रिलीज को कम करता है। देन वो कहता है कि ये हमारे पास मोशन सिकनेस में भी यूजेबल है और हाइपरकैल्सीमिया में भी, ठीक है। मोशन सिकनेस में भी और हाइपरकैल्सीमिया में भी, क्योंकि इसका सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट होता है, तो टिब्यूल्स में सॉल्ट को रिटेन करता है और कैल्शियम को रिलीज कर देता है। और अगर किसी को हाइपरकैल्सीमिया है, कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हैं, तो उसमें भी हम ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फीटल लंग डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो कोई ऐसी मदर जिनको प्री टर्म लेबर शुरू हो गया हो और टाइम से पहले डिलीवरी होने लगी है, तो फीटस की जो लंग्स हैं वो भी सही से डेवलप नहीं होंगी, तो उस फीटल की लंग डेवलपमेंट को स्पीड करने के लिए हम बेथमेथासोन देते हैं, ठीक है। बेथमेथासोन देते हैं ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो ठीक हो जाए। अगर प्रेगनेंसी है और प्री टर्म लेबर है तो उसके अंदर ये वाली ड्रग जो है वो एडवाइजेबल होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात होगी, किसकी? एगनिस्ट की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं एंटागनिस्ट की। एंटागनिस्ट उसने बस बुक में आपका एक एक्सप्लेन किया है, कहते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसके एंटागनिस्ट के तौर पर हम इसको किसको दे सकते हैं? मैफीप्रिस्टोन को, ठीक है। किसको दे सकते हैं? मैफीप्रिस्टोन को एंटागनिस्ट के तौर पे दे सकते हैं। और ये क्या करता है, इसको हम कब देते हैं? इसको हम देते हैं कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम में अगर आपको पता हो तो एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है और उसमें हमारे पास जो है ऑटोइम्यून डिजीज होता है और उसमें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एड्रीनल हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो तब हम ये एंटागनिस्ट दे देंगे ताकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो कम प्रोड्यूस हों, क्योंकि यार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। एक बात शायद मैंने आपको बताना भूल गई हूँ कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को रिटेन करते हैं, ग्लूकोज को यूज़ होने को ही नहीं देते। साथ ही साथ ना ये इंसुलिन की सिक्रीशन कराते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये इंसुलिन ग्लूकोज पे एक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कॉर्टिसोन बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हुआ, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिटेन हुआ, लेकिन इस ग्लूकोज पे इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा, तो जब इंसुलिन ग्लूकोज पे एक्ट नहीं कर पाता तो उस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगी? डायबिटीज़। और उसको हम क्या नाम देंगे? एड्रीनल डायबिटीज़। तो अगर हमारे पास ये एक्सेसिव होगा तो हम एंटागनिस्ट दे के इसको रोकेंगे, क्योंकि ये एड्रीनल डायबिटीज़ कर सकता है। और एक्सेसिव कब होता है? कुशिंग सिंड्रोम में। और कम कब होता है? एडिसन डिजीज़ में। एडिसन डिजीज़ में आपने इसके एगनिस्ट देने हैं, जबकि कुशिंग में इसके एंटागनिस्ट देने हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई किसकी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। और आपकी बुक में इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ, सो मैं भी ज़्यादा आपको नहीं लेके जाऊंगी। सेकंड चीज़ हमारे पास बात हुई है मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन आपको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत ही कोई नहीं है मुझे, हाइपरटेंशन में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होता है तो ये जाता है और किडनी के ऊपर एक्ट करता है, टिब्यूल्स के ऊपर, और वहाँ से क्या बढ़ा देता है? सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। जब सोडियम बढ़ता है तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है, और जब वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो हमारे पास क्या बढ़ जाता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। और हेंस हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक वगैरह हुआ हो और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है। सो एल्डोस्टेरॉन जो है वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सोडियम रिटेंशन करता है, ये वाटर रिटेंशन करता है, और वाटर रिटेंशन करके ये आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। अब अगर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट को अप्लाई करें तो आप लोग ही मुझे बता सकते हो कि इसका एगनिस्ट जो है वो हमें कब देना चाहिए और उसका एंटागनिस्ट हमें कब देना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम को हम बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम को हम कब बढ़ाना चाहते हैं? अगर कोई हेमरेज का पेशेंट है, कोई ट्रोमा का पेशेंट है, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी हुई है, या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक है यानी वॉल्यूम कम है, तो उस कंडीशन में हम एल्डोस्टेरॉन एगनिस्ट देंगे ताकि एल्डोस्टेरॉन जो है वो उसके लेवल्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास पेशेंट का वॉल्यूम ऑलरेडी हाई है, जिसकी एग्जांपल हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी, हाइपरटेंशन है, तो उस टाइम हम एंटागनिस्ट पढ़ा था ना, एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट भी देते हैं और एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट भी, ताकि एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम रिटेंशन ना करे। तो हाइपरटेंशन में हम इसका एंटागनिस्ट देंगे ताकि रिटेंशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा डायूरेसिस हो, यूरिन के अंदर ये एक्सक्रीट हो।
एगनिस्ट के अंदर जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो दी हुई है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की, ठीक है। और एंटागनिस्ट में तो हमने पढ़ा हुआ है ना स्पाइरेनोलैक्टोन वगैरह, ठीक है। स्पाइरेनोलैक्टोन क्या हो गए, एंटागनिस्ट हो गए। तो ये वाली सिंपल सी बात थी, इसमें तो कोई ज़रूरत इतनी भी नहीं थी। और एक बात वो ये कह रहा है कि एक तो आपने एगनिस्ट और एंटागनिस्ट दे दिए दोनों के, एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, हम सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। ये सिंथेसिस इनहिबिटर दे के हम एल्डोस्टेरॉन की सिंथेसिस होने ही नहीं देंगे। एल्डोस्टेरॉन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब अगर आपको थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री याद है तो आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास वो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो पता नहीं प्रेग्निनोलॉन में कन्वर्ट होता है और प्रेग्निनोलॉन आगे प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है 11 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज और बीटा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में दो पाथवेज में जाता है। एक तरफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनते हैं और एक तरफ हमारे पास क्या बनते हैं, एल्डोस्टेरॉन बनता है, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड चलते हैं। और फिर तीसरा पाथवे भी होता है जिससे पहले एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल और एरोमेटेज की प्रेजेंस से आगे क्या बन जाता है हमारे पास, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन यानी कि एंड्रोजेंस बनते हैं। तो ये पाथवे था, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया, इनके एगनिस्ट और एंटागनिस्ट दे दी, और एक चॉइस ये भी है कि हम इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें। सो सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए कैटजन के अंदर बताता है कि हम 4 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, 4 तरह की ड्रग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं कीटोकोनाजोल, ठीक है। कीटोकोनाजोल अगर अभी आप लोगों को याद हो तो हमने बहुत पीछे ही पढ़ी है, एंटी फंगल ड्रग होती है, ठीक है। तो कीटोकोनाजोल क्या करती है, P450 को इनहिबिट कर देती है। जब ये P450 को इनहिबिट कर देती है तो ये एंजाइम है जो सिंथेसिस में चाहिए, सो P450 नहीं होगा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसाइज नहीं होंगे। और इसको आप किस में यूज कर सकते हो, बहुत सारे कार्सिनोमास में हम इसको दे सकते हैं। उसके अलावा हेयर सूटिज्म है या ब्रेस्ट कैंसर है, उन कंडीशंस में हम देते हैं, हम P450 को इनहिबिट करते हैं। और यूँ हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, जो एल्डोस्टेरॉन है या फिर कॉर्टिसोन है, इनकी सिक्रीशंस भी इनहिबिट हो जाती हैं। दूसरी बात है अमाइनो ग्लूथाथाइमाइड भी दे सकते हैं हम, अमाइनो ग्लूथाथाइमाइड भी दे सकते हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन है ना प्रेग्निनोलॉन में, इस कन्वर्जन को ये अमाइनो ग्लूथाथाइन जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। सो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेग्निनोलॉन और दहेंस प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, स्टेरॉइड की सिंथेसिस नहीं होगी, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर्स वगैरह में। देन हमारे पास वो कहता है थर्ड ड्रग जो है जिस वजह से हम सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं वो है मेटिरोपॉन, ठीक है। मेटिरोपॉन जो है इसको भी हम सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मेटिरोपॉन क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है एबनॉर्मल सिंथेसिस कॉर्टिसोल की, नॉर्मल सिंथेसिस कॉर्टिसोल की, लेकिन ये उसके प्रिकर्सर्स को इनहिबिट नहीं करती। सो इसको हम सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, थेराप्यूटिकली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और एंड पे हमारे पास आ जाती है इटियोमेट, ठीक है। ये जो इटियोमेट है, इटियोमेडेट है, ये क्या करती है, इटियोमेडेट जो है इनहिबिट करती है 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज को। और 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है सिंथेसिस का। सो एक हमने पढ़ ली जो कि क्या करती है, इनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। दूसरी हमने पढ़ी जो एंजाइम P450 को ब्लॉक कर देती है। तीसरी 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज को करती है। और चौथी नॉर्मल सिर्फ सिंथेसिस को करती है, प्रिकर्सर्स को नहीं करती। दैट्स इसको हम सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैंने कैटजन का पूरा चैप्टर आपको बारी बारी बता दिया है। क्या पढ़ा हमने कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, कहाँ कहाँ से एड्रीनल ग्लैंड पे आके एक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड से आगे रिलीज होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोन है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरॉन है। ये जो कॉर्टिसोल है ये आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, एंटी इम्यूनिटी रोल भी है इसका और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है। इसके जो एगनिस्ट हैं और एंटागनिस्ट हैं वो किस तरह से हमने देखे और उनको यूज़ हम कर सकते हैं। एगनिस्ट में हमने प्रेडनिसोन, प्रेडनिलोसोन और वो वगैरह देखे, और एंटागनिस्ट में मेफाप्रेस्टोन जो है वो देखा। उसके बाद हमने एल्डोस्टेरॉन की बात की, तो ये सोडियम रिटेंशन में हमें हेल्प करता है। इसके एगनिस्ट और एंटागनिस्ट कब देने, एगनिस्ट तब जब हाइपोवोलीमिया हो और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें हम फ्लूकॉर्टिसोन यूज़ करते हैं। और एंटागनिस्ट तब देने जब हाइपरटेंशन है, हमें एल्डोस्टेरॉन के एक्शन नहीं चाहिए बॉडी में, स्पाइरिनोलेक्टोन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने सिंथेसिस इनहिबिटर देखे हैं, कीटोकोलाजोल, अमाइनोग्लूथाथाइमिडाइन जो भी थे, और मेटारोपॉन थी, और इटोमेडेट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन है इसको खुद रीड कर लो अच्छी तरह। लिपिन के अंदर भी सेम ही लिखा हुआ है, इवन सारा आपको वैसे कैटजन भी पढ़ाया। और अगर मैं आपको लिपिन से भी दिखा दूँ ना तो इसमें भी तकरीबन सेम ही लिखा हुआ है। ये था मेरा ख्याल है 340 पे, ठीक है। तो लिपिन के अंदर भी तकरीबन सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं। असल में ये सारी आपकी अप्लाई हो रही है फिजियोलॉजी यहाँ पर। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ये बात करता है, कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं ये आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करती हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाती हैं। उसके अलावा स्ट्रेस से रेजिस्टेंस कर देती हैं पेशेंट को, और प्लाज्मा के अंदर जो लिम्फोसाइट हैं, जीनोफिल हैं, जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, उनको कम कर देती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं क्योंकि मीडिएटर के रिलीज को इनहिबिट कर देती हैं, और कुछ अदर इफेक्ट भी ये
करती हैं। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो फ्लूइड स्टेटस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। थेराप्यूटिक यूजेस इनके क्या हैं, इनको हम प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी वो है जो एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे है, ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शरी वो है अगर पिट्यूटरी के लेवल पे है तो वो सेकेंडरी, और अपर हाइपोथैलेमस के लेवल पे है तो वो टर्शरी। तो सेकेंडरी और टर्शरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में भी हम इनको यूज़ करते हैं कुशिंग सिंड्रोम की डायग्नोसिस में। जैसे कुशिंग सिंड्रोम में हमने कहा हमें क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो एंटागनिस्ट हम देते हैं ताकि इसको इनहिबिट किया जा सके। रिप्लेसमेंट थेरेपी हाइपोप्लेजिया में भी यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम को सप्रेस करने के लिए, रिलीफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज में भी यूज़ करते हैं। लंग मैचुरेशन को भी एक्सेलरेट करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए बताया था मैंने, हम यूज़ करते हैं बैथा वाली ड्रग थी, ठीक है। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह हैं कि जीआईटी से वेल एब्जॉर्ब होता है, लिवर से निकलता है वगैरह वगैरह। और एडवर्स इफेक्ट, हाँ शायद एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको नहीं बताया। लॉन्ग टर्म थेरेपी जब हम इसकी यूज़ करते हैं तो इससे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। कैड्जिन के अंदर भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यार एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, अगर हमारे पास कॉर्टिसोन जो है एगनिस्ट हमने बहुत ज़्यादा दे दिया तो उसमें पेशेंट का ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के साथ साथ ये बोन कैटाबॉलिज्म भी करता है, तो क्या हो सकती है, प्रोटीन बहुत टूटेगा तो आपको एक मसल वीकनेस हो सकती है, मसल वेस्टिंग होगी, और बोन में बोन कैटाबॉलिज्म होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, उसके अलावा अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा है तो आपको पता है सोडियम रिटेंशन करेगा तो हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, और इस तरह के बेसिक साइड इफेक्ट्स इनके हो सकते हैं जो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन हमें आराम से करनी है। सिंथेसिस इनहिबिटर जो है हम कीटोकोनाजोल दे सकते हैं या स्पाइरेनोलेक्टोन दे सकते हैं, और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। तो ये मेरा लगता है कैड्जिन में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था, जहाँ से मैंने आपको सारे का सारा लेक्चर में करवाया है। इसको पढ़ लें, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप।